जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको जीके और जीएस का 50 एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा, जिसमें से आपका 30 जीके का सवाल होगा और 20 जो है आपका साइंस का सवाल होगा। तो ये 50 एमसीक्यू प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों या जेएसएससी रेलवे आप किसी का भी तैयारी कर रहे हों, तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और जेएसएससी सीजीएल और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के जो छात्र हैं उसके लिए तो ये वीडियो रामबाण के समान होगा दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसके बाद आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। और ये जो अब आपको जो सीरीज दे रहे हैं दोस्तों हम जीके और जीएस का, ये विजय रथ एक बुक है शिवांगन पब्लिकेशन का। इसी बुक से जो है आपको बताया जाएगा और जो भी व्याख्या होगा दोस्तों वो व्याख्या भी आपको साथ में बताया जाएगा। तो जो नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार जो है आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो या अपडेट हो एग्ज़ाम का झारखंड में, उन सभी अपडेटों को भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है आपके। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का जो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में सबसे पहला प्रश्न आज है कि किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, मौर्य काल, वैदिक काल या गुप्त काल? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु काल का जो लिपि था उसी को जो है चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, डोमिनिक की राजधानी रोसेऊ है, बोलिविया की राजधानी लापाज है और कोलंबिया की राजधानी लीमा है। तो इसमें कौन सा आपका गलत है जो कि सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो बताना है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोलंबिया की राजधानी जो है वह आपका लीमा नहीं हो करके बोगोटा है, ठीक है। और लीमा जो है राजधानी वह पेरू की राजधानी लीमा आपका होता है और आपका कोलंबिया की राजधानी जो है वो बोगोटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या त्रिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। त्रिपुरा के साथ जो है चीन की सीमा आपका नहीं लगता है दोस्तों। और चीन के साथ जो सीमा साझा करने वाला आपका भारत के राज्य हैं उसका नाम है आपका लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। तो इतने राज्य जो है आपके झारखंड के चीन के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जयलक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस या पोलो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से जो है आपका जयलक्ष्मी कप जो है वह संबंधित रखता है। और इस खेल का जो जन्मदाता है दोस्तों वह इंग्लैंड है, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड से ही इस खेल का जन्मदाता, मतलब वहीं से शुरू हुआ है ये खेल। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी वह आपका 1926 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूची 1 और सूची 2 का जो है आपको मिलान करना है और आपको सही उत्तर का जो है कूट वो चयन करना है। एक तरफ आपका लेखक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है आपका पुस्तक का नाम दिया गया है। तो नवीन चावला जो लिखा गया है दोस्तों वह मदर टेरेसा जो पुस्तक है वो लिखी गई है। और लुइस फिशर जो पुस्तक है वह गांधी और स्टलिन के द्वारा लिखी गई है। और मदर टेरेसा के द्वारा जो है आपका डाउन द
मेमोरी लेन लिखा गया है और अनीता देसाई के द्वारा फास्टिंग लिखा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में प्रसिद्ध राजवंश कौन था? पल्लव, चोल, सातवाहन या वाकटक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन जो है आपका दक्कन एवं मध्य भारत में जो है प्रसिद्ध राजवंश जो है सातवाहन था आपका। और सातवाहन वंश की जो स्थापना हुई थी वह 230 ईस्वी से आपका 230 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक 230 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व के बीच में जो है सातवाहन वंश का आपका स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना जो की गई थी वह सिम्मुख के द्वारा की गई थी, सिम्मुख। ठीक है, सिम्मुख के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कॉन्टी था इटली के निवासी, यूनानी, रूसी या फ्रांसीसी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, इटली के निवासी। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का जो भ्रमण करने वाला आपका पर्यटक था वह आपका जो था वह निकोलो कॉन्टी। ठीक है, निकोलो कॉन्टी था और ये आपका इटली के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या संपूर्णानंद सिन्हा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला के द्वारा ही बिहार के चंपारण क्षेत्र में जबरन जो है वो नील की खेती कराई जा रही थी। और 3 कठिया पद्धति से जो है छुटकारा पाने के लिए आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का जो है वो निमंत्रण दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, सारनाथ, स्थूलभद्र या शुद्धवर्म? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थूलभद्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति का जो अध्यक्ष था वह स्थूलभद्र थे आपके। और इसमें जो है आपका जो 2 जैन संगतियों का प्रमाण जो है मिलता है। और प्रथम जैन संगति जो है वो आपका 300 ईसा पूर्व, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और जिसका अध्यक्ष आपका स्थूलभद्र था। और द्वितीय जैन संगति जो है वह 6ठी शताब्दी में, द्वितीय जो है ये 6ठी शताब्दी में आपका हुआ था, 6ठी शताब्दी में। ये आपका बल्लभी गुजरात में हुआ था, बल्लभी गुजरात। ठीक है, बल्लभी गुजरात में आपका ये दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किया था वह क्षमा श्रवण ने किया था। किसने किया था? क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण ने द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, तारक नाथ दास, रामचंद्र या रास बिहारी बोस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा। आपके इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, और एक राष्ट्रीयवादी जो है ये वकील और पत्रकार थे आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और लंदन के भारतीय समाजशास्त्री के संस्थापक थे। ठीक है, आपके ये श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे? तो ये एक वकील थे, पत्रकार भी थे और इंडिया
इंडिया होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस लंदन में इसके समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री के जो है ये संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो आपका है ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है और भारत का जो है एक ये शीर्ष बैंक के रूप में आता है, इसलिए ये जो है प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है आपका नाबार्ड। ठीक है, और ये नाबार्ड के जरिए जो है कृषि से जुड़े ऋण जो है ये देने का काम करता है और उसके क्षेत्र में जो है कृषि के क्षेत्र में योजना और उसका परिसंचालन, नीतिगत मामला, ये सब जो है आपका भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य गतिविधियों को जो है ये निगरानी करता है नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि EPCG का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशंस कंज्यूमर गुड्स या एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रोग्राम्स फॉर क्रेडिट जनरेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये जो है आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है आपका इस स्कीम का लाभ लेने के लिए निर्यातकों को आने वाले समय में अतिरिक्त निर्यात करने की जो है बाध्यता में ये छूट दी जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार का टैक्स है जिसे कि छूट दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग या नाबार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण आपका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 19 नवंबर को या 3 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 3 दिसंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है ये आपका 1992 में, ठीक है, 92 में इस दिवस का समर्थन करने के बाद जो है अनुपालन के फलस्वरूप जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मनाना प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है या धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, या राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसके लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसमें से आपको कौन सा गलत है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, बी जो है ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका गलत है। धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में होती है, ये जो है आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का अमल कब हुआ था? यानी कि भारतीय संविधान का जो अमल है वो कब उसे लागू किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को, 1 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान जो है वो अमल में लाया था, यानी कि इसे लागू किया गया था। ठीक है, और अगर 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है आपका संविधान सभा का ये अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को किया गया था और उसी दिन जो है आपका संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। ठीक है, 24 जनवरी को ही आपका संविधान सभा के द्वारा ही
जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है ये संविधान लागू होता है और 51-52 में आपका आम चुनाव होता है। 1951 और 52 में जो है आम चुनाव होता है और आम चुनाव होने के बाद नई संसद के निर्माण तक जो है भारत की अंतरिम संसद के रूप में जो है ये काम किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी कि उस सदन का अध्यक्षता तो करता है लेकिन कि उस सदन का जो है वो अधिकारी नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, वो जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आपका अध्यक्षता किया जाता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से ये संबंध है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उसका जो है वो अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 330 में जो है ये अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है आपका। और आपके अनुच्छेद जो है 330 के अनुसार जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वहीं पर आपका अगर 332 की हम बात करें, 332 में आपका राज्यों में, ठीक है, यही सेम कंडीशन यहाँ लोकसभा है दोस्तों। अगर राज्यसभा में पूछे आप सॉरी दोस्तों, राज्यों में आपको पूछे कि राज्यों में जो है अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान करता है वह किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 332 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या महान्यायवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति को जो है वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को समर्पित करता है। और आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के अंतर्गत जो है आपका अनुच्छेद जो कार्यकाल है न्यायाधीश का, वह अनुच्छेद 124 में जो है ये प्रावधान किया गया है। और आपका जो है वह भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अपने पद से जो है पद का जो है लिखित त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है किसी भी राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसका जो अध्यक्ष है वह राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है आपका। ठीक है, और इस इन्हें जो है हटाने का अधिकार जो है वो भी राज्यपाल के पास ही रहता है और राज्यपाल ही उसे नियुक्त कर सकता है किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। मध्य चिल्ली, केप टाउन, एडिलेप या पंपाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंपाज में जो है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित जो है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका भूमध्य सागर जलवायु वह जलवायु है दोस्तों जो कि भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में जो है ये व्यापक रूप देखा जाता है और अर्जेंटीना के आपका पंपाज वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के जो है ये पंपाज वाले क्षेत्र में भूमध्य सागर जलवायु प्रचलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि
पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है? कोसी नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर या गोदावरी नदी पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। गोदावरी नदी पर जो है आपका पोचमपाद सिंचाई परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है और ये आपका तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना जो राज्य है वहीं पे आपका स्थित है और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह आपका 812 मीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वह आपका 43 मीटर। इसकी लंबाई जो है वह 812 मीटर और ऊंचाई आपका 43 मीटर जो है ऊंचा है। और ये बांध जो है पक्का बांध आपका है दोस्तों। पक्का मतलब कच्चा बांध नहीं, पक्का बांध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत सुमेलित है? बेलाडीला मध्य प्रदेश, कैमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड या मयूरभंज उड़ीसा? तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बेलाडीला मध्य प्रदेश, यही आपका गलत है। बाकी आपका केमानगुंडी जो है ये कर्नाटक में है, ये सही है। सिंहभूम भी आपका झारखंड में पड़ता है और मयूरभंज आपका उड़ीसा में पड़ता है, यानी कि ये तीनों सही है। यानी कि बेलाडीला जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका बेलाडीला पड़ता है, मध्य प्रदेश में ये नहीं पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, हथकरघा उद्योग या जूट उद्योग? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आपका हथकरघा उद्योग जो है भारत में ये महत्वपूर्ण लघु उद्योग की श्रेणी में आपका रखा गया है, हथकरघा उद्योग को। और यह प्राचीन काल से ही देश की उन्नति और कारीगरी के लिए जो है आजीविका के लिए एक अवसर प्रदान करता है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से नज़दीक में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डम पहाड़ियाँ या सेवराय पहाड़ियाँ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा, कार्डम की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कार्डम की पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी के निकट आपका स्थित है और इसी का नाम आपका इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, कार्डम पहाड़ी का नाम जो है इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से देखा जाए तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों में कार्डम की पहाड़ियाँ जो है वो सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हौजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हौजागिरी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है वो बताना है आपको। तो उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक या त्रिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्रिपुरा का जो आपका लोक नृत्य है वो हौजागिरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? रुक्मणी देवी, अरुणडले या मल्लिका साराभाई या नरगिस दत्त या सरोज खान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल को जो है ये पहला भारतीय नृतिका था, डांस करने वाली थी, जो कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है इसे नामित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना, करिश्मा कपूर या काजोल के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ट्विंकल खन्ना के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आपको बताना है कि किस राज्य में जो है देश के पहले वैदिक थीम पार्क का जो है वो उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आपका नोएडा जो ज़िला है
नोएडा में आपका देश का जो है पहला वैदिक थीम पार्क जो है वो उद्घाटन किया गया। और आपके जो यहाँ के सीएम थे आपके योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है इस पार्क का उद्घाटन किया गया और इसका नाम जो है वेद वन पार्क जो है रखा गया। और इस पार्क की जो लागत है वो आपका 27 करोड़ है। ठीक है, 27 करोड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है जीके का दोस्तों। इसके बाद हम 20 साइंस के प्रश्न देखेंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा किस देश के कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत को जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा जो रेसलिंग में जो है आपका भारत को जो है कुश्ती महासंघ की सदस्यता से जो है वो निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम 20 जो है साइंस के प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, योग अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है आपका एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण ऑक्सीकरण के कारण ही होता है, इसलिए जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? चमकदार, बिना चमकदार, नीला या गहरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जो आप गैस जलाते हैं उसमें जो नीला भाग आपका निकलता है वो जो है आपका सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में के कारण जो है गैस का जो लो है वो सर्वाधिक गर्म करता है ये नीला भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट, अभ्रक, चांदी या लेड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आपका एल्युमिनियम का जो अयस्क है वह अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक जो आपका है वो क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होता है उसे जो है अधात्विक खनिज आप कह सकते हैं। और अधात्विक खनिज के जो प्रमुख उदाहरण हैं आपके उसमें से अभ्रक है, हीरा है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, एस्बेस्टर है और डोलामाइट है। ठीक है, ये सब जो है आपका अधात्विक खनिज है, इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी खाली जगह में प्रकाशित हुई थी? 1872 में, 1852 में, 1872 में, 1862 में? ये ऑप्शन जो है आपका दो सेम हो गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा यही है आपका आंसर, यानी कि या तो ए या तो सी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जो है आपके राइट हो जाएंगे। 1872 में ही मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो प्रकाशित हुई थी। और आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को जो है उसकी संगत विशेषताओं के साथ जो है एक सारणी के रूप में जो है वो व्यवस्थित किया गया था मेंडलीव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो खाली जगह वो लवण होता है? अगर किसी भी लवण का pH मान अगर 0 होता है तो वो लवण जो है क्या होता है वो बताना है आपको। कि सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस, कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस, कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस जो है ये आपका अगर किसी भी लवण का pH मान अगर 0 है तो जो है वह आपका सशक्त एसिड यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड का मात्रा और क्षारी की मात्रा जो है कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? Br, F, Cl या ऑक्सीजन O?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ही आपका जो है ये कार्बन परमाणु के साथ कभी डबल बॉन्ड बनाता है और डबल बंधन बनाता है, या कभी आपका सिंगल बंधन बना सकता है। एक दोहरा बंधन तब बनाता है जब दो परमाणु जो है दो संयोजक बंधन बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है वो आपस में साझा करता है, तब जो जाकर जो है वो दोहरा बंधन या डबल बंधन बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डी प्लाज्मोलिसिस या साइटोलिसिस या प्रकाश संश्लेषण या प्लाज्मोलिसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा आपका। प्लाज्मोलिसिस जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, पानी की कमी के कारण जो है कोशिका के संकुचित होकर कोशिका जो भित्ति से जब अलग हो जाता है तो इस प्रक्रिया को जो है आपका प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। यानी कि प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन भी कहा जाता है आपका प्लाज्मोलिसिस को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? रक्त, जाइलम, हड्डी या त्वचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, जाइलम को आपका एक अस्थायी उत्तक का उदाहरण जो है वो माना जाता है और अधिक विभक्त ये जो है नहीं होता है, और अस्थायी उत्तक जिनसे जो है उत्तक की रचना होती है तथा उनके जो कार्य हैं वह एक समान होता है, उन्हें जो है सरल उत्तक कहा जाता है। और अस्थायी उत्तक जिन्हें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उसे जो है जटिल उत्तक कहा जाता है, और जाइलम एक जो है आपका जटिल उत्तक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अमीबा में भोजन का ग्रहण खाली जगह द्वारा होता है? मुंह के द्वारा, शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा, या कासामिका की गति के द्वारा, या पक्षमाभ की गति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन को जो है वो ग्रहण करता है। ठीक है, क्योंकि अमीबा जो है आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है? नाइट्रिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, हमारे शरीर में HCl अम्ल जो है ये शरीर के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो कि पाचन क्रिया में काफ़ी ज़्यादा मदद कर मिलता है। और आमाशय की जो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है वो स्राव होता है, जो कि टाइलिन की प्रक्रिया को ये जो है रोकता है और भोजन को जो है अम्लीय बनाता है। ठीक है, और जो कि भोजन पचने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? परागकोश, वर्तिकाग्र, तंतु, या पराग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तिकाग्र में जो है पुष्प के नर जनन अंग का जो है घटक नहीं पाया जाता है। ठीक है, 41 नहीं कराए ना दोस्तों। तो चलिए 41 प्रश्न छूट गया था दोस्तों, इसको भी कर लेते हैं कि मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा श्वास लेने और नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वास लेने को जो है जो मनुष्य श्वास लेता है उस पर जो है नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, या मज्जा, या अनुमस्तिष्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। मज्जा के द्वारा जो है मनुष्य के शरीर में जो श्वास लेने की क्रिया है उसे कंट्रोल करने के लिए आपका अस्थि मज्जा जो है
ये पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर को जो है ये बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन को जो है आमतौर पर शरीर बॉडी बिल्डिंग रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि शरीर की कोशिका वृद्धि और शरीर का जो मरम्मत है उसके लिए जो है पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसमें से आपका मटर, दूध, चिकन, मछली, अंडा, दाल, ये सब जो है आपका प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मलेरिया, प्रोटोजोआ, खासरा जीवाणु, टिटनेस जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सुमेलित नहीं है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से ही होता है, टिटनेस आपका जीवाणु से होता है, और टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। यानी कि खासरा जो है ये आपका वायरस से होता है। ठीक है, वायरस 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 ठीक है, वायरस से आपका खासरा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है? सभी जगह समान, मध्य में प्रबल, मध्य में छिन्न, या शून्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। सभी जगह जो है परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र वो सभी जगह पे समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, या वोल्ट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा मापने का एक उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक लेंस के खाली जगह से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलित के निकल जाएगी मुख्य फोकस से, वक्रता केंद्र से, या मुख्य अक्ष से, या प्रकाशिक केंद्र से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यही हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है बिना किसी विचलन से जो है वो आगे निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। कोई भी विस्फोट के कारण जो समुद्र तल पर जो बना लहर होता है वह किसके कारण होता है? अनुप्रस्थ के कारण, अनुदैर्ध्य के कारण, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों के कारण, या स्थिर के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो क्रिया होती है ये अनुदैर्ध्य के कारण जो है, किसी विस्फोट के कारण जो है समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तथा समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें जो है वह अनुप्रास्थ तरंग होती है। अनुप्रास्थ तरंग जो है समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें जो है वो अनुप्रास्थ होती है, लेकिन कि विस्फोट के कारण जब लहरें बनती है तो वो अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, आप ये डिफरेंस याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्वीय बल, या अभिलंबीय बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल जो है रोलर कोस्टर की सवारी में जो है अभिकेंद्रीय बल आपका कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है, और आपके इसमें से 30
जीके का प्रश्न कराए दोस्तों, और आपके जो 20 है वो साइंस के प्रश्न हमने कवर कर दिया, यानी कि कुल आपका जो 50 MCQ प्रश्न था वो इस वीडियो में आपको कवर किया। और इस तरह से अब लगातार जो है आपको एक सीरीज के माध्यम से वीडियो प्रत्येक दिन मिलेगा दोस्तों, तो इसलिए आप चैनल पे जो है बने हुए रहें। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, टैकोमीटर के द्वारा जो है क्या मापा जाता है, चक्कर प्रति मिनट या टार्क या घूर्णी गतिज ऊर्जा या दूरी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चक्कर प्रति मिनट जो है ये टैकोमीटर के प्रयोग से जो है मापा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि जो नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और आपको जो है यहाँ से जीके जीएस कराया जाता है, जीके और जीएस प्लस कंप्यूटर, झारखंड जीके, ये सारे टॉपिक पर आपको वीडियो मिलता है। और खोरठा, ठीक है, लैंग्वेज पेपर खोरठा का भी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो दिया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी एग्ज़ाम से अपडेट होता है दोस्तों या नोटिफिकेशन की जानकारी होती है वह भी इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयर ही मेरे लिए एक मेरी मेहनत का जो है फल होता है दोस्तों। आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।